हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हमारा सेबी एक्ट 1992 का थर्ड लेक्चर है। और पिछले दो लेक्चर्स में हमने सेक्शन 1 to 10 एंड देन वी कवर्ड सेक्शन 11, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है इन द लास्ट क्लास। सो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब आज वील स्टार्ट विद सेक्शन 11A, ठीक है, फॉलोड बाय 11AA। एंड जितना हो सकेगा हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। So, without wasting any time, let me start with the video. As you all know, my name is Paridhi Srivastav, and before starting the video, let me just tell you about yes, our course. So, we are launching a course जिसका नाम है सेबी ग्रेड ए लीगल, ठीक है। इस कोर्स में जैसे कि आप लोग को पता है, जिस तरीके से मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, आई बी टेकिंग कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर क्लासेस। इसमें सेबी एक्ट होगा, डिपॉजिटरीज एक्ट होगा, एससीआरए एक्ट होगा, और जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली 4 की रेगुलेशंस हैं, हम वो भी कवर करते हुए चलेंगे। ओके, सो दीज विल बी 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस, जो मैं आपके साथ करती ही हूँ हर वीडियो में। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है। द वे आई मेक यू मार्क एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड उस सेक्शन, उस प्रोविजन में भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, सो दैट जब भी आप रिविजन करने बैठे हैं आपको वो पूरा प्रोविजन ना पढ़ना पड़े, आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट मार्क चीज पढ़ना पड़े। ओके, सो दिस इज हाउ वी स्टडी। अभी तक मुझे लगता है अगर आपने पहले के दो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें, ठीक है। सो ऑल दिस फॉर रुपीज 2999 रुपीज फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ओनली, फॉर फर्स्ट 50 enrollments ओनली। You can email us to councilscottage@gmail.com, or you can email us at thelegalcenter by cc@gmail.com। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आर टुडेज क्लास। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 11 तक कर ही लिया था, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन था, बट वो अब हो गया है हमारा। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ आर नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 11A। अब क्या ये सेक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट है? तो जी नहीं, सेक्शन नंबर ऐसे अलग से इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब हमको देखना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये भी एक स्किपेबल नेचर का ही सेक्शन है, बट इसमें क्या है, क्या क्रक्स है इसका, मैं वो आपको जल्दी से बता देती हूँ। सो बोथ टू रेगुलेट और प्रोहिबिट, तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करी जा रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन। काय का? प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट, सॉलिसिटिंग मनी और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। आपने अभी रिसेंटली टाटा का आईपीओ आया था, ठीक है, और एलजी का आया था, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी? प्रोस्पेक्टस थी। न्यूज़पेपर में आप ऐड देखते होगे, बड़ा सा ऐड आता है, ठीक है। सो बहुत न्यूज़ बनी थी एलजी के उसके लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये उन्हीं टाइप की एडवर्टीजमेंट या प्रोस्पेक्टस, ठीक है, को रेगुलेट या प्रोहिबिट करने के बारे में बात कर रहा है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि एक तरीके की बोर्ड को पावर दे रहा है, ठीक है। क्या? कि वो रेगुलेशंस बना के स्पेसिफाई कर सकता है वो मैटर्स या फिर वो मैनर्स, ठीक है, जिसमें प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में बातें होंगी, ठीक है। उसमें क्या क्या हो गया? इश्यू ऑफ कैपिटल का, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या कोई भी अदर मैटर्स हैं, इसके बारे में रेगुलेशंस बना सकता है या फिर मैनर बता सकता है जिस तरीके से वो ऑपरेट होगा। और किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू इसको प्रोहिबिट भी कर सकता है, ठीक है। प्रोहिबिट कर सकता है किसी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से, या ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देने से जिससे वो मनी सॉलिसिट कर सकें, ठीक है। सिमिलरली वो स्पेसिफाई करेगा कंडीशंस जिसके थ्रू वो कंडीशंस लगा सकता है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए, या फिर उसको प्रोहिबिट करने के लिए। तो कंप्लीटली बोर्ड को पावर दे रहा है रेगुलेशंस बना के या किसी ऑर्डर के थ्रू ये जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, उसको या तो रेगुलेट करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल, इसमें और भी ज्यादा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ मूविंग है टुवर्ड्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो सेक्शन 11AA, इसका सेक्शन नंबर याद रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ये कायम में आया था और ये 1999 में आया है ये प्रोविजन, इतना ध्यान रखें, ठीक है।
सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये सेक्शन पहले आपको बताएगा कि सीआईएस क्या होता है। ठीक है, ये सेक्शन ही बताएगा कि सीआईएस क्या होता है, ठीक है, और क्या सीआईएस नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सो फर्स्टली 11 AA क्या बोलता है, ऐसी कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसी कोई भी स्कीम जो कि ये कंडीशन स्पेसिफाई करेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे सीआईएस होंगे। ठीक है, देन प्रोवाइजो that any pooling of funds, any pooling of funds under any scheme or arrangement which is not registered by the board or is not covered under subsection 3 involving a corpus amount of 100 crore rupees or more shall be deemed to be a CIS scheme। ठीक है, एक प्रोवाइजर हमको क्या बता रहा है कि कोई भी ऐसी स्कीम जहाँ पे फंड्स पूल हो रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, आप जुटा रहे हो फंड्स, क्या कर रहे हो, देयर इज पूलिंग ऑफ फंड्स, ठीक है, किसी स्कीम के अंतर्गत, और जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, एनी पूलिंग ऑफ फंड विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड्स, विद द बोर्ड, ठीक है, या फिर वो सबसेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है, जहां पे 100 करोड़ से ज्यादा का फंड पूल हो रहा है, वो सब होगा सीआईएस। ठीक है, ये एक नॉर्मल आपने पढ़ लिया क्या है, जहां पे पूलिंग ऑफ फंड्स है जो कि नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड है, और जहां पे जो फंड्स हम पूल कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, 100 करोड़ से ज्यादा का, इसको हम डीम्ड करेंगे कि यह सीआईएस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन अंडर विच, ठीक है, ऐसा कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट, अब आप इसमें 1 2 3 4 आपको 4 प्रोविजंस मिलेंगे, इसमें से क्या क्या मार्क करना है, जो जो चीजें मैं मार्क करती चल रही हूँ बेयर एक्ट में, वो सारी चीजें आप भी मार्क करते चलो। ठीक है, पहला क्या है, द कॉन्ट्रीब्यूशन और पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर पेमेंट, ओके, पोल्ड और यूटिलाइज, पहला आपको बोल रहा है पर्पस। ठीक है, ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन या फिर ऐसा कोई भी पेमेंट जो कि इन्वेस्टर्स करते हैं, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, वो पूलिंग ऑफ फंड्स हो रही है और वो किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है, वो पर्पस क्या है, वो स्कीम या अरेंजमेंट का पर्पस है। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी सीआईएस कहलाने के लिए, कि कोई भी पूलिंग ऑफ फंड्स है, क्यों हो रही है वो पूलिंग ऑफ फंड्स, टू सर्व द पर्पस ऑफ द स्कीम, मतलब किसी स्कीम का हमने नाम दिया है, उस पूलिंग ऑफ फंड्स के पीछे एक स्कीम है या फिर कोई एक अरेंजमेंट है। ठीक है, सेकंड, क्यों कर रहे हैं वो, विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट्स इनकम, विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट इनकम प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और रिमूव फ्रॉम सच स्कीम और अरेंजमेंट, तो आपने ये क्यों करा है, कोई भी तरीके की प्रॉफिट रिसीव करने के लिए, इनकम रिसीव करने के लिए, प्रॉपर्टी या प्रोड्यूस मूवेबल और रिमूवेबल हो। ठीक है, तो आपने एक पूलिंग करी एक स्कीम के अंदर, उस स्कीम के अंदर अगर आपने क्यों करी, जिससे कि आपको प्रॉफिट्स मिले, इनकम मिले, ठीक है, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल इमूवेबल मिले। ठीक है, देन अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स खुद इसको मैनेज नहीं करते हैं, दिस इज मैनेज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय सम अदर पर्सन। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट सेज दैट द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव एनी डे टू डे कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, सो देयर आर 4 बेसिक थिंग्स। फर्स्ट वर्ड दैट द मनी और द अमाउंट इज पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ अ स्कीम, मतलब एक नाम है, देयर इज अ नेम्ड स्कीम और एन अरेंजमेंट, क्यों कर रहा है ऐसा इन्वेस्टर, क्योंकि उसको कोई तरीके का प्रॉफिट या इनकम चाहिए। ठीक है, ओके, अब क्या इन्वेस्टर खुद उसमें इन्वॉल्व है, नहीं, वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय सम अदर पर्सन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट द इन्वेस्टर्स डजंट इवन हैव देयर डे टू डे कंट्रोल ओवर द स्कीम और अरेंजमेंट। ठीक है, अगर ये 4 चीजें फुलफिल होती हैं, दिस मीन्स दैट दिस इज अ सीआईएस। ठीक है, और हमने 2 चीजें और पढ़ी थी कि इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एंड 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा का इसका कॉर्पस है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीजें सीआईएस नहीं है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हम्म हम्म Any scheme or arrangement made or offered by any person satisfying the condition as may be specified in accordance with the regulations of this act। तो ऐसी और कोई स्कीम या अरेंजमेंट है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो वो भी सीआईएस कहलाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें सीआईएस नहीं कहलाएंगी, जो सबसेक्शन 3 है ये बताता है सीआईएस नहीं है। तो अभी हमने सबसेक्शन 2 में जो पढ़ा वो क्या था, ये चीजें सीआईएस होगी, सीआईएस की कंडीशंस बता रहे थे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि सीआईएस नहीं है। क्या नहीं है, देखो, सबसे पहले तो जो मैं मार्क कर रही थी सिर्फ वो मार्क करो और सिर्फ वही पढ़ो। ठीक है, नो नीड टू वेस्ट टाइम, यही तो पर्पस है इस कोर्स का।
दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें हर सेक्शन का क्रक्स पता चला, हम वैसे ही रिवाइज करें और आगे बढ़े। सो व्हाट इट से, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फर्स्ट आप पढ़ो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड में आप करो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद पेंशन स्कीम को मार्क कर लो। इसमें आप मार्क कर लो डिपॉजिट अंडर सेक्शन 58 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसके अंदर निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, चिट बिजनेस, म्यूचुअल फंड, एनी अदर जो कि बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस का कुछ है, पेंशन का कोई प्लान है 58A सेक्शन कंपनीज एक्ट में, कोई भी स्कीम है, या कोई निधि फंड है, या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, या फिर कोई चिट फंड है, या म्यूचुअल फंड है, या ऐसा कोई अदर स्कीम या अरेंजमेंट है जो कि बोर्ड स्पेसिफाई करता है, इज नॉट अ सीआईएस, तो वो सीआईएस नहीं है। सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एज द नेम सेज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, एक अरेंज। तो सबसेक्शन 2 में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे टू रिवाइज। ठीक है, पहला हो गया पोल एंड यूटिलाइज फॉर दैट स्कीम। सेकेंड, विद द व्यू टू रिसीव प्रॉफिट्स और इनकम। थर्ड, जो पर्सन इन्वेस्टर है ही इज नॉट मैनेजिंग इट ऑन इट्स ओन, सम अदर पर्सन इज मैनेजिंग इट। ठीक है, फोर्थ, जो फोर्थ है कि उसका कोई डे टू डे कंट्रोल नहीं है, आपका जो इन्वेस्टर है ही डज नॉट हैव एनी डे टू डे कंट्रोल ओवर दैट स्कीम और फंड। ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी सीआईएस में काउंट नहीं होंगी। ओके, शैल नॉट, आप यहाँ पढ़ोगे तो आखिरी में लिखा है शैल नॉट बी अ सीआईएस। ठीक है, सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 11 double A. Now let us move on to section number 11B. Let me clear all the drawings. Okay. Now power to issue directions. Now coming to section number 11B. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो सीआईएस वाला है इसमें दो चीजें ध्यान रखना है। 100 करोड़ रुपीज प्लस जो हमने पॉइंट करा था, आप उसको विद रेड मार्क कर लो। ठीक है, और जो म्यूचुअल बेनिफिट था, म्यूचुअल निधि कंपनीज या फिर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, जो पॉइंट नंबर 6 है, हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा था सेक्शन 11 का। ठीक है, जब हम देखे थे क्या क्या नहीं है, चिट फंड के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको भी मार्क कर लो। ठीक है, ये भी पहले पूछा गया है। नाउ म्यूचुअल फंड का है, वो भी आप एक स्टार मार्क कर लो, चिट फंड के नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ही। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन विच आर मेड इन द नेचर ऑफ इन नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू अ म्यूचुअल फंड, वो भी नहीं होगा। अच्छा, आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू माई पेयर एक्ट, ये बताने के लिए कि हाउ यू कैन मार्क इट एंड हाउ यू कैन एक्चुअली हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ while रिवाइजिंग। दिस इज हाउ माई बेयर एक्ट लुक्स। ठीक है, ऑल मार्क्ड प्रॉपरली विथ पिंक, रेड, येलो, नो ऑल दीज कलर्स। ये सब इसलिए ही जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो आप बहुत जल्दी और इजीली आप रिवाइज कर लो। ठीक है, सो आप भी इस तरीके से मार्क करो जिस तरीके से मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। ओके, मूविंग है टुवर्ड सेक्शन नंबर 11B। सो ये क्या बोल रहा है, पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लिवाई पेनाल्टी। तो ये बोर्ड की पावर के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे बोर्ड डायरेक्शंस इशू कर सकता है। ठीक है, और पेनाल्टी भी लगाने की इसको एक पावर दी गई है। ठीक है, ये जो पेनाल्टी लगाने की पावर है 2018 के अमेंडमेंट से आई गई है, यहाँ पे 2013 के ही हैं अमेंडमेंट्स हैं। तो मैं आपको इसको आगे बता दूंगी, इफ यू हैव द न्यू वेयर एक्ट वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं भी बता देती हूँ। ठीक है, सो व्हाट डज सेक्शन 11B सेज, सेवा अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11। ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद अगर बोर्ड सेटिस्फाई हो गया है, क्या, देखो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो पहले के 3 पॉइंट्स हैं ये आपको पर्पस बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो आखिरी के हैं ये बता रहे हैं कि किसके अगेंस्ट। ठीक है, तो क्यों करना है ये, हम डायरेक्शंस क्यों दे रहे हैं, हम पेनाल्टी क्यों लगा रहे हैं, बोर्ड की पावर क्या है, डायरेक्शंस क्यों देना है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के लिए डायरेक्शन देना है, या फिर क्या करना है आपको। ऐसा कोई भी एक्ट, किसका एक्ट, इंटरमीडियरी का एक्ट जो कि डेट्रीमेंटल हो टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना हो, या फिर मैनेजमेंट करना हो, आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना हो किसी भी इंटरमीडियरी का या फिर किसी भी पर्सन का। ठीक है, तो क्यों, किसी भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सेव करने के लिए, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने के लिए बोर्ड क्या क्या कर सकता है, आपका जो मार्केट है
सिक्योरिटीज मार्केटर्स को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए, या फिर क्या प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कि डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर करने का किसी पर्सन का या फिर इंटरमेडियरी का। इन सब केसेस में जो बोर्ड है वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। किसको इशू करेगा, ये ऑर्डर किसको देगा? किसी पर्सन को दे सकता है, किसी क्लास ऑफ पर्सन को दे सकता है जो कि सेक्शन 12 में है, या फिर किसी कंपनी को दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे वो लोग हैं जिनको डायरेक्शन इशू हो सकते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्शन हो सकता है इशू जो कि बोर्ड को लगता है अप्रोप्रिएट है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अच्छा, जो पेनाल्टी वाला पॉइंट है, लेट मी जस्ट टेल यू वो पेनाल्टी वाला पॉइंट क्या है। पेनाल्टी वाले पॉइंट में सिर्फ ये चीज लिखी गई है कि बोर्ड जब ये डायरेक्शंस इशू करेगा यहाँ पे, तो इन सबके साथ पेनाल्टी भी लगा सकता है। ठीक है, बस ये चीज एडेड है कि पेनाल्टी भी लगा सकता है। और पेनाल्टी कौन से सेक्शंस में लगा सकता है, जो हम आगे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, जो सेक्शन 11 भी है वो डायरेक्शंस के साथ पेनाल्टी लगाने के लिए भी पावर देते हैं बोर्ड को। देन जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो अगेन एक ही चीज के बारे में बात करता है। क्या है ये, आप पढ़ चुके हो। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby declared that the power to issue direction shall always be deemed to have been included। हम्म, ओके। तो जब डायरेक्शन लगाएगा, पेनाल्टी लगाएगा, तो उसके पास एक पावर और रहेगी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस किसी ट्रांजैक्शन में, ठीक है, इन एनी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन देयर अंडर, टू डिस्गॉर्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू गेन और लॉस अवर्टेड बाय सच कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन लगा सकते हैं, किसी भी तरीके की पेनाल्टी लगा सकते हैं, और जितना भी उस ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है या गेन हुआ है उतना जो अमाउंट है, आप बोर्ड जो है वो बेसिकली मांग भी सकता है। ठीक है, और ये जो अमाउंट वो मांगेगा वो कहाँ जाएगा, वो इन्वेस्टर्स फंड में जाएगा। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ठीक है, एक फंड होता है। पेनाल्टी लगाएंगे तो जो पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो इस फंड में जाएंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शन से लॉस या गेन हुआ है वो इस फंड में चला जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड सेक्शन नंबर 11C। सेक्शन 11C क्या कहता है अब? इन्वेस्टिगेशन। ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा है, बट यू नीड नॉट वरी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका सीपीसी बेस्ड है। तो अगर आपने सीपीसी पढ़ी है अच्छे से तो आपको ये पढ़ना बहुत इजी होगा। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की आपको प्रोसीजर बताता है। ठीक है, अब सबसे पहले बोर्ड कर रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 11C में पावर किसकी है, बोर्ड की है इन्वेस्टिगेशन करने की। तो क्या लिखा हुआ है, जब बोर्ड को एक रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए। ठीक है, क्या ग्राउंड है, कि किसी भी तरीके का सिक्योरिटीज में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हुआ है। ठीक है, या फिर किसी भी इंटरमीडिएट या किसी भी पर्सन ने जो कि सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, किसी भी प्रोविजन का वायलेशन करा है इस एक्ट के। ठीक है, तो या तो इस एक्ट के किसी प्रोविजन का वायलेशन हुआ है, या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में है। अगर ऐसा बोर्ड को रीजनेबल ग्राउंड मिलता है, लगता है, तो बोर्ड क्या कर सकता है, इट मीन, ठीक है, एक रिटन ऑर्डर के थ्रू किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि specified to investigate the affairs of such intermediary or person associated with the securities market। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा बोर्ड है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, जिसका हम आगे बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, किसी भी पर्सन को ये पावर दे सकता है बोर्ड। ठीक है, और उसको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बना देगा। क्या पावर देगा, कि आप जाइए इन्वेस्टिगेट करिए किसी इंटरमीडियरी को, या फिर आप किसी दूसरे पर्सन को को आप उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है सिक्योरिटी मार्केट में, या फिर वो उसकी जो भी एक्टिविटीज है आप उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, जिसकी भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है वो उसका क्या दायित्व है। इट शैल बी द ड्यूटी, ऐसे हर मैनेजर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, ऑफिसर की, अदर एम्प्लॉय की, उस कंपनी के, या फिर हर इंटरमीडियरी की, जो कि सेक्शन 12 में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन सब लोगों का एक ड्यूटी बनती है कि वो प्रिजर्व करें और वो प्रोड्यूस करें ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, क्या वो सारे बुक्स, वो रजिस्टर, वो डॉक्यूमेंट, वो रिकॉर्ड जो कंपनी से रिलेटेड हो, जो कि आपका इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मांगता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को पावर दी थी कि आप जाइए किसी पर्सन को या किसी इंटरमीडियरी का आप इन्वेस्टिगेशन करिए, और उस जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी,
वहां पे जो भी पर्सन है, ऑफिसर है, एमडी है, मैनेजर है, हुएवर दैट पर्सन है, उसकी ड्यूटी है कि वो जो भी रिकॉर्ड्स है उसको सेव करे, प्रिजर्व करे और प्रोड्यूस करे उस अथॉरिटी के सामने। नाउ मूविंग ऑन टू सबसेक्शन नंबर 3। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 3 बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोलता है, जहाँ पे जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी, यहाँ पे सबसेक्शन जो 3 है वो बोल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बुक्स हैं, अगेन रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये जो सारी चीजें हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन उसको फर्निश करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है। नाउ मूविंग ऑन टू सबसेक्शन नंबर 4। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 4 पे जब हम आते हैं तो सबसेक्शन नंबर 4 आपको एक टाइम पीरियड बताता है। क्या बता रहा है ये? कि अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबसेक्शन 3 में कलेक्ट करे हैं या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबसेक्शन 2 में कलेक्ट करे हैं, तो सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उन सारे बुक्स को, रजिस्टर्स को, डॉक्यूमेंट को जो भी सारे कलेक्ट करे हैं उसको वो क्या करके रख सकता है, अपने पास कस्टडी में रख सकता है। ठीक है। तो आपने जो सारी चीजें कलेक्ट करी हैं, आप पहले उसको कस्टडी में अपने रखोगे। ठीक है, तो दिस गिव्स द पावर टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू कीप इन हिज कस्टडी ऑल सच बुक्स, रजिस्टर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कब तक वो कर सकता है कस्टडी में? 6 महीने के लिए वो रख सकता है, फॉर 6 मंथ। ठीक है। और एंड देयर आफ्टर शेल रिटर्न द सेम। तो आप 6 महीने के लिए रख सकते हो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आपको रिटर्न करने पड़ेंगे उस इंटरमीडियरी को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो कि रिलेटेड है उस डॉक्यूमेंट से। ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने हो गए हैं, उसने रिटर्न भी कर दिया है, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसके पास ये प्रोविजन है कि वो, अब उसको जरूरत पड़ती है फिर से तो वो फिर से भी मांग सकता है बेसिकली, इफ नीडेड अगेन, तो वो फिर से कॉल कर सकता है। ठीक है। अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर कोई पर्सन जिसके बेhalf पे बुक्स, रजिस्टर ऐसे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करे गए हैं, ठीक है, अगर उस पर्सन को सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, ठीक है, जिस भी पर्सन ने बुक, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करा है, वो चाहता है कि मैं आपको ये बुक तो अभी दे देता हूँ या ये रिकॉर्ड अभी दे देता हूँ, बट इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप मुझे दे दें। ठीक है। अगर उसने मांगी है तो जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगी वो सर्टिफाइड कॉपी उस बुक की, रजिस्टर की या किसी डॉक्यूमेंट की आपको वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को उस पर्सन को एक सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू सबसेक्शन नंबर 5। ठीक है, ये आपके ओथ पे एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा जो भी पर्सन होगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो ओथ पे एग्जामिन कर सकता है किसी भी मैनेजर को, एमडी को, ऑफिसर को, इनमें से किसी को भी वो ओथ पे एग्जामिन कर सकता है सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड किसी भी पर्सन को, और वो रिक्वायर कर सकता है ऐसी किसी भी पर्सन को कि वो पर्सनली अपियर हो। ठीक है। ये सारी चीजें हमने सीआरपीसी, सीपीसी में पहले पढ़ी हैं। सो ये एक कहानी जैसी लग रही है हमें, आई होप। ठीक है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ तो सबसेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा कि वो ओथ पे एग्जामिन कर सकता है और किसी भी पर्सन को पर्सनली अपेयर होने के लिए ऑर्डर दे सकता है। अब उसके बाद वो जो पर्सन है अंडर सबसेक्शन 6 नहीं आता है, फेल्स विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। ठीक है। अब उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने जो मांगा, बुक मांगी, रजिस्टर मांगा, डॉक्यूमेंट मांगा, जो उसकी ड्यूटी थी सबसेक्शन 2 में हमने देखा था, उसकी ड्यूटी है इसको लेके जाना, प्रोड्यूस करना, वो उसने प्रोड्यूस नहीं करा। या सबसेक्शन 3 में जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी। या सबसेक्शन 5 में जो उसको अपियर होने के लिए बोला गया तो वो अपियर नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर अब क्या करेगा, एक चीज और है, उसने साइन नहीं करे जो सबसेक्शन 7 में हमने बात करी है। ठीक है, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, अगर उसने ये सारी चीजें नहीं करी अगेन, तो फिर उसको हम पनिशमेंट देंगे। ठीक है। अब उसका पनिशमेंट क्या है अगर उसने नहीं माना तो? 1 ईयर और फाइन और बोथ। अपने बैराक में इस तरीके से लिख लो, 1 ईयर ऑब्लिक फाइन ऑब्लिक बोथ। बहुत सारी पनिशमेंट आगे आने वाली है, आगे बहुत टफ हो जाएगा। दो मैं आपको पूरी एक टेबल बना के दूंगी वो सारी पनिशमेंट्स को इजीली याद रखने के लिए। ऑल्सो पनिशमेंट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सारे पूछे जाते हैं, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ओके। सो अलग से ऐसे रख लो जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है। तो या तो 1 ईयर फाइन और बोथ आपको ये जो पनिशमेंट लगाया जा सकता है। फाइन कितना लगाया जाएगा? 1 करोड़ तक का अप टू लिखा हुआ है, प्लस 5 लाख पर डे।
ठीक है, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, डॉक्यूमेंट नहीं लाए, अपीयर नहीं हुए, साइन नहीं करा, ये सारी चीजें आपने नहीं करी, तो आपको इतनी पनिशमेंट मिल सकती है जो कि यहाँ पे दी गई है। इसके ऊपर मत जाना, ये पुरानी वेयर एक्ट है, मेरे पास नई वेयर एक्ट है। अगेन टेलिंग यू दैट, नई ही आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर नई वेयर एक्ट ही खरीदना, क्योंकि इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स आते हैं सेबी एक्ट में। ठीक है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आते ही रहते हैं, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये सब कुछ नया है। ठीक है, सो डोंट राइट 5 lakhs यहाँ पे। इट्स 1 year और फाइन, और बहुत फाइन विच इज अप टू 1 crore रुपीज प्लस 5 लाख रुपीज पर डे अगर नहीं माने तो। ठीक है, अच्छा इसमें पनिशमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, करोड़ों में जाती हैं। हमने जब आईपीसी पढ़ा होगा तो देखा होगा आईपीसी में पनिशमेंट्स कैसी हैं, 500 रुपीज, कहीं कहीं तो 50 रुपीज तक थी। अब वो चेंज हो गई हैं नए लॉस के बाद नए क्रिमिनल लॉस के आने के बाद। सो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना तो इट विल गो अप टू 25 crore रुपीज। तो पनिशमेंट्स इसमें अच्छी खासी देते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू सबसेक्शन नंबर 7। ठीक है, अब सबसेक्शन 7 बोल रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन सबसेक्शन 5 में हुआ है उसको लिखित में कर लिया जाएगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको साइन करवाया जाएगा उस इंसान से जिससे वो लिया गया है स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो एविडेंस में यूज होगा। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 8। ओके, सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को एक रीजनेबल ग्राउंड है, क्या लगता है उसको, कि कोई बुक है, कोई रजिस्टर है, कोई अदर डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है किसी भी इंटरमीडियरी के पास या किसी भी पर्सन के पास, ठीक है, जो उसको लगता है कि डिस्ट्रॉय कर देगा वो आदमी, म्यूटिलेट कर देगा, किसी भी तरीके से फॉल्सिफाई कर लेगा, छुपा लेगा, घुमा देगा, ये कुछ भी कर लेगा, ठीक है, मतलब वो हार्म हो सकता है वो रिकॉर्ड या फिर वो एविडेंस। तो वो क्या बोलेगा, वो जज या मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। कौन, बोर्ड। ठीक है, बोर्ड जज, बोर्ड नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो बोर्ड ने अपॉइंट करके रखा है आईए, वो किसी जज या मजिस्ट्रेट के पास जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एसएबी का ऑफिस है वो कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और जज या मजिस्ट्रेट से बोलेगा कि आप मुझे एक ऑर्डर दो ऐसी बुक रजिस्टर डॉक्यूमेंट को सीज करने के लिए, और इस तरीके से उन बुक्स का रजिस्टर का सीजर हो जाएगा, आप सीज करके रख लोगे। ठीक है, अब एक सबसेक्शन 8A ऐड किया गया है नया। ठीक है, कब ऐड किया गया था इसको, 2014 में। 2014 में ऐड किया था, सेक्शन 8 है। ये सिंपल सी बात कर रहा है कि अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा एनी पर्सन। ठीक है, अब एनी पर्सन लिखा था। अब एनी पर्सन ऐसी कई चीजें हैं जो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पुलिस नहीं है। तो 8A बस एनी पर्सन को एक पावर दे रहा है कि अगर इसको जरूरत पड़े तो वो पुलिस की सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है और पुलिस को उसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, पुलिस को उसका साथ देना पड़ेगा उस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी वाले पर्सन का। ठीक है, कमिंग टू सबसेक्शन नंबर 9। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि आईए को हमने एप्लीकेशन दी थी कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये खराब करने वाला है, आप इसको सीज करो। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जब उसने आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड हियरिंग, अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है, ठीक है, क्या लगता है कि जज या मजिस्ट्रेट हमको एक और ऑर्डर लेना है, ठीक है, तो वो जज या मजिस्ट्रेट से एक और ऑर्डर ले सकते हैं क्या, जिसमें वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को क्या पावर दे देंगे कि वो एंटर करें किसी प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे ऐसी बुक है, उसको सर्च करें और उसको सीज करें। ठीक है, तो बेसिकली जाके जज या मजिस्ट्रेट से आपको एक पावर ही लेनी होती है, एक एप्लीकेशन लिख के परमिशन लेनी होती है कि ये डॉक्यूमेंट खराब कर देगा, मुझे डॉक्यूमेंट सेफ एंड फाइन चाहिए, तो मुझे आप ये पावर दीजिए। ठीक है, एक परमिशन दीजिए कि मैं जाऊं, सर्च करूं और सीज करूं। तो ये पावर जो मजिस्ट्रेट है वो आईए को इस सबसेक्शन में दे देंगे। देन मूविंग अहेड टुवर्ड्स प्रोवाइजो। ठीक है, अब जो ये है, ये आपने जो मैं आपको कल की भी क्लास में बोला था, या बार बार पढ़ोगे लिस्टेड पब्लिक कंपनी कि जब भी पब्लिक कंपनी है लिस्टेड या लिस्टेड होने वाली है, तो ऐसी किसी पब्लिक कंपनी के आपको डॉक्यूमेंट सीजर करने होंगे। तो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है, या फिर आपको ऐसा डाउट है, लगता है कि ऐसी जो कंपनी है वो इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में लगी हुई है या फिर एसोसिएटेड है इन चीजों से। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब सेक्शन। थोड़ा लंबा सेक्शन है ये, बट आई होप आई हैव मेड इट इजी। पूरी एक कहानी तरीके से हमने इसके सारे ही सब सेक्शंस डिस्कस करे हैं। ओके, सबसेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अब जो भी सीजर करा है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने, वो अपनी कस्टडी में रख सकता है उस बुक को, रजिस्टर को, वो जो भी लेकर आया है। कब तक रख सकता है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए।
ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए वो तब तक रख सकता है। इसको स्टार मार्क करना रेड से कि वो कब तक रख सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं नीचे। हम्म। ठीक है। जरूरत पड़े तो वो रिटर्न भी कर सकता है, तो सेम टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जिससे उसने सीज करा था। प्रोवाइडेड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में बिफोर रिटर्निंग, अब उसको रिटर्न करना पड़ रहा है, अगर अगर वो रिटर्न कर रहा है उस डॉक्यूमेंट्स को, तो वो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा सकता है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में। जिससे कि अगर वो वापस कर रहा है फिर वो फिर से मंगाए, तो ये ना हो कि वो अब अगली बार डॉक्यूमेंट दे तो कोई गलत डॉक्यूमेंट दे दे या फिर झूठा डॉक्यूमेंट दे दे। ओके। तो ये जो सबसेक्शन 10 हो गया हमारा, जो आखिरी का सबसेक्शन है जो कि 11 है, वो एक सिंपल सी बात कर रहा है कि यहाँ पे जो पूरी प्रोसीजर हम देख रहे हैं सीआरपीसी से चल रही है, ठीक है, सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली चल रही है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड सेक्शन नंबर 11D। ठीक है। सीज एंड डिसइज प्रोसीडिंग्स। तो ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज ऑफ स्किपेबल नेचर। तो ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर बोर्ड को लगता है, ठीक है, किसी भी इंक्वायरी करने के बाद दैट एनी पर्सन हैज वायलेटेड और लाइकली टू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, बोर्ड को लगता है कि इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट हो रहा है, तो वो एक क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा और रिक्वायर करेगा उस पर्सन को टू सीज, मतलब वो ऐसी चीज अब ना करे, वो जो भी वायलेशन कर रहा है उसको ना करे। ये एक सिंपल सी चीज है कि आप जो भी पर्सन ऐसा वायलेशन कर रहा है उसको बोर्ड बोलेगा कि भैया ऐसे वायलेशन आप मत करो, प्रोवाइडेड दैट, वही पब्लिक कंपनी की कहानी, हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, सेम है सारी चीजें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 12। अब ये भी बहुत लंबा सेक्शन है टू मेंशन, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट वी विल मेक इट इजी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं जो चीजें मार्क कर रही हूँ उसको आप मार्क करते चलो, ठीक है, बहुत ज्यादा दूसरी चीजों में मत पड़ना। ओके। सो बेसिकली आई जस्ट टेल यू द क्रक्स, ये एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो भी यू नो अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी है उसको अगर ऑपरेट करना है तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा बोर्ड से। अब आप कोई भी हो, आप सब ब्रोकर हो, आप डिपॉजिटरी हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, आप कोई भी इंटरमीडियरी हो, इस सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप जो भी हो आपको ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहला सबसेक्शन है, अगेन आपको ये सब याद नहीं करना है, इनके नाम याद नहीं करने हैं, बस इतना देखना है कि जो आपका सेक्शन नंबर 12 है वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। इनकी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन है यहाँ पे, स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, सिर्फ ध्यान में रखने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। कौन कौन आ गया है? नो, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंक टू एन इशू, ये जितने भी लोग हैं, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, जो भी एसोसिएटेड हैं, ठीक है, इन सबको डील करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा बोर्ड से, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई है। ओके। ना उसके बाद का हमारा एक जो प्रोवाइजो है वो क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई भी लोग हैं अगेन जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी, वो पहले से ऑपरेट कर रहे थे, इस एक्ट के आने से पहले ऑपरेट कर रहे थे, जब ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं था, ठीक है, वो पहले से ऑपरेट कर रहे थे, तो वो अभी भी ऑपरेट कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट के 3 महीने, ठीक है, बिना सर्टिफिकेट के वो 3 महीने ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बाद उनको 3 महीने के अंदर अंदर जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। ओके। ओके। ना एक और यहाँ पे प्रोवाइजर है जो कि बोल रहा है कि जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने इमिजिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1995 आपने लिया है, तो फिर यही माना जाएगा कि वो नए एक्ट में ही आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है। सो ये जो हमने फर्स्ट सबसेक्शन पढ़ा है वो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर और जिन भी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से ऑपरेट कर रहे हो, आप बहुत सालों से चल रहे हो, ठीक है, इस एक्ट के आने से पहले आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक्ट आया और आप बंद हो जाओगे, आपको 3 महीने का एक टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम में आप जाके सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। अगर आपने इस एक्ट के आने के जस्ट पहले ही सर्टिफिकेट लिया था तो मान लिया जाएगा कि आपने नए एक्ट में ही सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है। तो पहला इन लोगों के बारे में हो गया। जो दूसरा सबसेक्शन है वो डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन, एफआईआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इन लोगों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इनको भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन बोर्ड से लेना पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए।
ठीक है। अब आगे हम देखें, सेम चीज प्रोवाइजो। अगर आप ऐसे ऑपरेट कर रहे थे इमीडिएटली बिफोर 1995, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है पहले, तो आप कंटिन्यू करोगे अपना काम करना, ठीक है, जब तक कि रेगुलेशन नहीं आ जाता। ये सबसेक्शन टू आपका हो गया, सबसेक्शन नंबर 1A, ठीक है, 1A था ये। नाउ वी कम टू सबसेक्शन नंबर 1B नाउ। ठीक है। नो पर्सन शेल स्पॉन्सर, अब कोई भी पर्सन स्पॉन्सर नहीं करेगा, ठीक है, टू बी कैरिड ऑन एनी वेंचर कैपिटल फंड या सीआईएस या म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने लगे, जब तक कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगेन एक प्रोवाइडो है कि जस्ट पहले अगर आप आपने इस एक्ट के आने के जस्ट पहले आप ऑपरेट कर रहे थे, जब जरूरी नहीं था लेने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो जब तक कि रेगुलेशंस बोल दें। ठीक है, रेगुलेशंस बोल दें, जो आगे हम सेक्शन 30 में पढ़ेंगे। ठीक है। देन ये आपने तीन अलग अलग लॉ के बारे में बात कर दी कि सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप तब तक ऑपरेट कर सकते हो जब तक हमने आपको बेसिकली परमिशन दी एक रेगुलेशन बना के। नाउ सबसेक्शन 2 क्या है, कैसे लोगे आप, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, उस मैनर में जो बोला गया है, आपको एक फी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बोर्ड क्या कर सकता है, आपके रजिस्ट्रेशन को दे सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, जैसा वो चाहे। ठीक है, provided that no order in this subsection shall be made unless the person concerned be granted reasonable opportunity। लेकिन आपका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिसको बोर्ड दे रहा है, सस्पेंड कर रहा है या कैंसिल करने की पावर रखता है, ये कोई भी चीज बिना आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए बिना नहीं ऐसा कोई भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है। अच्छा, सो ये पुरानी बेर एक्ट है तो इसमें ये चीज हो गई है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करा देती हूँ जो सेक्शन में बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 में एक चीज के बारे में बात की गई है, एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एडेड है। और वो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ CIS और अ म्यूचुअल फंड shall not include ULIP और स्क्रिप्स, या फिर ऐसी कोई भी स्कीम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस हो। ठीक है। ओके, तो इसको अच्छे से मार्क कर लो और लिख लो कहीं पे। ये जो सेक्शन है उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि जो आपका CIS है या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दे डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, दे डू नॉट इंक्लूड दो चीजें, यूलिप नहीं और स्क्रिप्स नहीं। यूलिप क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, या फिर स्क्रिप्स नहीं होंगी, या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस, ऐसा कोई स्कीम या अरेंजमेंट नहीं होगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। ऐसी कई स्कीम्स होंगी, आपने देखा होगा, जहां आपको बोला जाता है कि आप मान लीजिए 5 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और इसी इन्वेस्टमेंट में अगर बीच में कुछ भी होता है तो आपको हम इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं। काफी सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं। मान लीजिए आपको 5 लाख सालाना जमा करना है, अप टू 20 लाख आपको 4 साल में जमा करने हैं, और उसके बाद इस 20 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज हो गई, इन्हीं को हम यूलिप बोलते हैं, इसी टाइप की स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड या CIS नहीं कहलाएंगी, दीज आर नॉट CIS, दीज आर नॉट म्यूचुअल फंड्स। बस इतनी सी चीज है, इतना ध्यान रखना। ओके, सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5A। ठीक है, सो अगेन ये बहुत ही स्किपेबल नेचर का सेक्शन है, बट मैं इसको जल्दी आपको बता देती हूँ क्या है, और ये आज की हमारी क्लास का लास्ट सेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 13 to 15 कवर करेंगे, एंड देन विल बी कवरिंग आर पेनाल्टीज। ठीक है, सो व्हाट डज इट से, नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या नहीं करेगा कोई पर्सन,
सिंपल सी बात है, कोई भी मैनिपुलेटिव, इज इट, हम्म किसी भी तरीके की मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करेगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, या फिर डिफ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड, या फिर फ्रॉड या डिसीट नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, या फिर वो क्या नहीं करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, या फिर वो यू नो ऐसी सिक्योरिटीज में डील नहीं करेगा, ठीक है, जहाँ पे जो भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, या फिर एक्वायर या कंट्रोल नहीं करेगा, इसमें क्या है। ओके, और एक्वायर कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी और सिक्योरिटीज मोर देन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। तो उस कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, उससे ज्यादा सिक्योरिटीज आप उस कंपनी की नहीं ले सकते हो, ठीक है, विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सिंपल सी कुछ चीजें को प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, आपको इक्विटी जो शेयर कैपिटल है किसी कंपनी का, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करने से जो ये सेक्शन है ये रोक रहा है, ठीक है, दिस इज स्किपेबल नेचर, बट एक नॉर्मल सा एक सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ जो कल हम पढ़ेंगे, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 6, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पेनाल्टीज हैं, ठीक है। सो ये हम पेनाल्टीज कवर करेंगे, और इसके आगे अब बेसिक चीजें आती हैं, जैसे कि सैट आएगा आपका, सिक्योरिटीज ट्रिब्यूनल आएगा, उसके बाद आपका स्पेशल कोर्ट्स वाला प्रोविजन आएगा। ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आप सब कुछ मार्क करते हुए चल रहे हो, बिकॉज मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अभी 2 महीने हैं, एंड आई डोंट वांट कि वो एक कहावत है ना, इधर पढ़ा और उधर गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरा बहुत इजी सा ही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, सो यस, बिफोर एंडिंग दिस क्लास, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पेनाल्टीज जो कवर करेंगे, अ, उसके आगे का हम जो पोर्शन कवर करेंगे वो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, जो हमारे ये कोर्स है सेबी ग्रेड ए लीगल, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि डिपॉजिटरीज, एससीआरए और ये 4 हमारे रेगुलेशन है, ये इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको सारे ही वीडियोस मिल जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और ये सारी चीजें। सो अगर आपकी क्लासेस समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आगे की करवाई जाएंगी, ठीक है। As you can see, the amount is only 299, 3000 rupees for this course for first 50 students only, ठीक है। So make sure आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और क्या करना है आपको एनरोल करने के लिए यू हैव टू मेल अस एट दिस counsilscottage@gmail.com, और यू कैन मेल अस कहाँ पे, द लीगल सेंटर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, TER नहीं है, TRE है, ठीक है, तो मेल आएगा नहीं हमारे पास। सो इधर मेल अस एट दिस counsilscottage@gmail.com, और मेल अस एट द लीगल सेंटर बाय CC, ठीक है, @gmail.com। इस पे आप हमको मेल कर सकते हो इनरोल करने के लिए, और यू कैन कॉल अस एट 7987468233, ठीक है। सो आई होप अभी तक का आपको कोर्स समझ में आया है। अब आगे इस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए डू इनरोल विद आवर कोर्स, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, probably next to next class, we'll start with our SCRA, Securities Contract Regulation Act. Okay, so thank you so much for the class today. See you in the course. Bye bye.